हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2019 में जो पूछे गए सवाल है बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एनुअल एग्ज़ाम में, उसका जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिए। ये प्रीवियस ईयर्स के जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का सवाल जो है कुछ रिपीट होने का चांस रहता है, इसलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं, समझते हैं। चलिए, सवाल जो है, पहला जो सवाल है हम लोग का इसमें 2019 में पूछा गया कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ, तो इस ईस्ट में जो है मुकुलन बर्डिंग होता है, सबको पता है। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होगा? बर्डिंग, मुकुलन के द्वारा। ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट खमीर यूनिसेलुलर फंजाई है, एक कोशिकीय कवक है। ये क्या करता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो उस समय बर्डिंग, मुकुलन करके जो है अपना रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन करता है। इसमें क्या होते हैं कि इसके शरीर पर एक आउटग्रोथ उत्पन्न होते हैं, इसके न्यूक्लियस भी डिवाइड करते हैं और इस तरह से जो है इस तरह से बहुत सारे जो है मैंने शरीर पर जो है क्या हो जाते हैं, बर्ड बन जाते हैं और फिर बर्ड जो है बाद में एक इंडिविजुअल का निर्माण करता है। इस तरह से ईस्ट में जो है क्या होता है, रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा होता है। दूसरा अगला सवाल हम लोग का है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। गैमिट्स आर यूजुअली, गैमिट्स जो है किस प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि गैमिट हमेशा जो है हेप्लॉइड होता है। इस बात को याद रखिएगा कि युग्मक जो है गैमिट्स क्या होता है, हमेशा हेप्लॉइड होता है। इस बात को आप क्या करिएगा, बिना किसी एक्सेप्शन का, बिना किसी अपवाद का, गैमिट्स क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, हेप्लॉइड। ये बात याद रखिएगा और परीक्षा में कई बार रिपीट भी किया है कि गैमिट्स 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 जो है, तो गैमिट्स देगा, हमेशा जो है गैमिट्स हेप्लॉइड होता है। इसलिए एकदम आंसर इसका ये होगा हेप्लॉइड, एक गुणक। ठीक है, अगला सवाल हम लोग का है स्त्री दल चक्र। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, मतलब गाइनोसियम, ये इसी को स्त्री दल चक्र बोलते हैं, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम का जो यूनिट कार्पेल है, तो गाइनोसियम कार्पेल को हम लोग कैसे स्केच करते हैं, इस तरह से। ये क्या है, एक कार्पेल है, गाइनोसियम है। तो ये गाइनोसियम का ऊपर वाला भाग जो है स्टिग्मा होता है, जिस पर पॉलिन ग्रेन्स आगे क्या करते हैं, फॉल करते हैं। और दूसरा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टाइल है और तीसरा जो है ओवरी है। तो इसमें हम लोग का चॉइस दिया हुआ है कि स्त्री दल चक्र गाइनोसियम बना होता है, तो स्टिग्मा का भी बना है, स्टाइल का भी बना है, ओवरी का बना है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी सभी दिया है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसके लिए एक गाइनोसियम कार्पेल, ये क्या है आपका, एक कार्पेल है, गाइनोसियम है। तो ये डायग्राम अगर आपको पता है गाइनोसियम का, कार्पेल का, स्त्री दल चक्र का, तो आप इस आंसर को बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला है फ्लावर्स ऑफ वैलिस्नेरिया। वैलिस्नेरिया के पुष्प हैं
वैलिस्नेरिया जो है एक जलीय पौधा है। वैलिस्नेरिया एक जलीय पौधा है। तो इसमें जो है वैलिस्नेरिया स्पीसीज जो है वो क्या है, हाइड्रोफिलस है, जल परागित है, जल में रहता है और इसमें परागन की क्रिया जल के द्वारा होता है। इसीलिए वैलिस्नेरिया किसका एग्जाम्पल हो गया, हाइड्रोफिलस। हाइड्रोफिलस जल परागित का मतलब होता है कि जिसमें परागन की क्रिया, जिस फूल में परागन की क्रिया कैसे हो, वाटर के द्वारा हो। तो वैलिस्नेरिया बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कभी कभी 2 मार्क्स में भी सवाल पूछ देता है कि व्हाट इज ए हाइड्रोफिलस फ्लावर, व्हाट इज हाइड्रोफिली। तो वहाँ यही परिभाषा हो जाएगा कि वैसा पुष्प जिसमें परागन की क्रिया जल के द्वारा हो उसे जल परागित पुष्प कहते हैं। और जल परागित पुष्प का बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, वैलिस्नेरिया, आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम खींचेंगे तो उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, एक यूट्रस स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि गर्भाशय यूट्रस किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा स्त्री जनन तंत्र से जो है रिलेटेड है। फिर अगला सवाल है हम लोग का कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा रचना पाई जाती है। इंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर। हम लोग स्पर्म का डायग्राम बनाएंगे तो आपको इस तरह से जो है, तो यहाँ जो है कहता है कि यही ना इंटीरियर पार्ट हो गया, अग्रभाग हो गया, तो उस पर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। तो इसीलिए देखिए इसमें एक्रोजोम आंसर होगा। तो स्पर्म के हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। चलिए अगला सवाल हम लोग का है कि F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। अगर थोड़ा सा इसका अंग्रेजी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो है फिनोटाइप की रेशियो 1:2:1 होता है। एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर अगर फिनोटाइपिक रेशियो है, अगर यहाँ पर क्या पूछे जीनोटाइपिक रेशियो भी अगर पूछता है तो अभी क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछ रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप पूछे चाहे फिनोटाइप पूछे, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों रेशियो क्या होता है, सेम होता है, और वह 1:2:1 होता है। तो इससे क्या होगा, अगर सवाल बदल दिया, अगर फिनोटाइप के बदला में जीनोटाइप रख दिया, ये चेंज देखने को मिलता है, यही चेंज कर देगा तो आप फंस जाइएगा। इसीलिए ये बात याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक और जीनोटाइप की रेशियो दोनों बराबर होता है, और कितने का होता है, 1:2:1 होता है। चलिए अगला हम लोग का सवाल है, एस.एल. मिलर किससे संबंधित है। एस.एल. मिलर वैज्ञानिक है, ये सब विकासवादी वैज्ञानिक है। इसने जो है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में जो है, हाँ, इन्होंने जो है मतलब लैब में प्रूफ कर दिए थे कि जीवन का जो है, लाइफ की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है। तो एस.एल. मिलर क्या दिए थे, जीवन की उत्पत्ति के विकास से संबंधित सिद्धांत दिए थे। चलिए यूरासिल किससे संबंधित है, अगला मेरा सवाल है कि यूरासिल किससे संबंधित है, आरएनए से, डीएनए से, दोनों, कोई नहीं।
तो ये सबको पता है कि यूरासिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है। यूरासिल जो है केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। एक बहुत बड़ा अंतर है आरएनए और डीएनए में कि जो नाइट्रोजिनस बेस यूरासिल है वो केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। इसके बदला में क्या होता है, एक थाइमिन होता है जो केवल डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है। तो ये बात याद रखेंगे, आरएनए में यूरासिल होगा, बाकी किसी में नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि डीएनए सांचे पर, डीएनए का जो सांचा है आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट। तो हम लोग देखे हैं कि डीएनए जो है क्या करता है, एमआरएनए मतलब आरएनए बनाया है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये पूरा जो सेंट्रल डॉगमा जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा, अगर हम उसको याद कर ले तो इस टाइप के सवाल हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो डीएनए से क्या बना? एमआरएनए, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले? और फिर एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहाँ सवाल क्या है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट, मतलब डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसलिए हम लोग का एक्यूरेट आंसर क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन हो गया। हो सकता है कि आरएनए से प्रोटीन पूछ दे इसी के बदला में, तो ट्रांसलेशन जो है क्या करेंगे हम लोग चेकेंगे। या फिर डीएनए से डीएनए भी बनता है ना, इसको भी देख लेना चाहिए। डीएनए से भी क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। तो डीएनए से आरएनए पूछता है कि डीएनए से डीएनए पूछता है, इस पर भी जो है क्या होगा? चॉइस आपका बदल सकता है। तो आप ये जो है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसको पूरा याद ही कर लेंगे तो 2 मार्क्स का भी सवाल बन जाएगा, और ऐसे ऐसे सवाल हम बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब अगला सवाल हम लोग का है कि इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी चुनना है। तो GC, यह जी माने गुआनिन है, साइटोसिन है। तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड का गुआनिन दूसरे के साइटोसिन से जुड़ा होता है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का चिन्ह दिया है, सही है। AT या TA के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये दोनों बात क्या है? सही है। गलत जोड़ी चुनना है। A के साथ T जुड़ता है, या अगर आरएनए का केस हो तो आरएनए में तो T नहीं होता है, थाइमिन नहीं होता है। तो अगर A है तो यहाँ पर या तो U जुड़ेगा तो आरएनए बनेगा, इसके बदले में T भी रह सकता है अगर डीएनए का केस हो जाएगा, लेकिन TU के साथ नहीं जुड़ सकता है। इसीलिए हम लोग का एक्यूरेट आंसर कौन होगा? TU। ये जो है एक जोड़ी गलत हो जाएगा। लैक ओपरन, अगला सवाल है, लैक ओपरन किसका प्रतिनिधि है? लैक ओपरन रिप्रेजेंट इंड्यूसिबल जीन सिस्टम का, किसका है? हाँ, अनुदेशी जीन क्रियाविधि का जो है रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो लैक ओपरन जो होता है वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ पर काम करता है ना। मतलब इंड्यूसिबल जीन सिस्टम हो गया, अनुदेशी माने कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करता है, माने एक दूसरे के इशारे पर काम करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अनुदेशी जीन क्रियाविधि को रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूसिबल जीन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगला सवाल हम लोग का है, ड्रायोपिथिकस इनमें किससे अधिक समान थे? ड्रायोपिथिकस इज मोर सिमिलर टू, तो एप से क्या था इसके बारे में? ड्रायोपिथिकस जब मनुष्य का विकास हो रहा था
तो मतलब लगभग जो है पहला जो है ड्रायोपिथिकस बना और ड्रायोपिथिकस से रामापिथिकस बना। तो ऐसा 2 मार्क्स में भी सवाल पूछता है कि ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस में क्या अंतर है। तो एक बहुत बड़ा अंतर मिल जाता है कि ड्रायोपिथिकस जो है एप के समान थे और रामापिथिकस मनुष्य के समान थे। माने मनुष्य के विकास के क्रम में ड्रायोपिथिकस जो बने थे वो कैसे थे, एप्स के जैसे थे, लंगूर, एप्स लंगूर के जैसे थे। और इससे जो रामापिथिकस बना वो मैन के समान थे। पहला मैन के समान बना हुआ एवोल्यूशन, मैन का एवोल्यूशन जो है रामापिथिकस कहलाया, और पहला जो है एप के समान जो है वो ड्रायोपिथिकस कहलाया। तो ड्रायोपिथिकस जो है मनुष्य के इवोल्यूशन के क्रम में एक अवस्था मिला, ड्रायोपिथिकस जो एप के समान थे। चलिए अगला सवाल है, पादपों में एम्फीबियन, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंधित है? माने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, इस ब्रायोफाइटा को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। चलिए अगला सवाल है, सिकल कोशिका एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ डिजीज? तो ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया कैसा है? ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज है, ऑटोजोम संबंधित रोग है। चलिए अगला सवाल है हम लोग का कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। अगला सवाल है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग माने टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये हवा के द्वारा क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। तो एयर हो जाएगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग छींकते खांसते थूकते हैं तो उस छींक खांस थूक में टीबी के बैक्टीरिया क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, हवा में फैलते हैं। अगर उस इन्फेक्टेड एयर को अगर कोई हेल्दी मैन क्या करता है, लेता है, इनहेल करता है, अंतर्ग्रहण करता है, तो फिर टीबी के बैक्टीरिया फिर उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और फिर बीमारी कॉज करेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी की जो बीमारी है, क्षय रोग है, वो एयर से क्या है, फैलने वाला है। चलिए अगला सवाल है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट, ये जो है पीसीआर का, समझिए कि पीसीआर का शॉर्ट डिफिनीशन हो गया। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को कम लगभग जो है 1 बिलियन जो है बड़ा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पीसीआर एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा विधि है, एक ऐसा मशीनरी है जिसमें हम लोग डीएनए को माने जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऐच्छिक जीन को हम लगभग 1 बिलियन बड़ा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आवर्धित करके देख सकते हैं। तो वही कहता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट मेन बी डन बाय पीसीआर। अगला सवाल है कि कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। देखिए ये सब चीज़ कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाकर हम लोग कुछ सिद्धांत भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो एआई ओपेरिन और जेबीएस हेल्डेन, ये लोग का अवधारणा है कि कार्बनिक या जैविक विकास से पहले क्या हुआ था, रासायनिक विकास हुआ था। इस चीज़ को आपको याद ही कर लेना चाहिए। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, माने पहले क्या हुआ,
रासायनिक विकास हुआ, तब जाके ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ, जैविक विकास हुआ। ये जो है किसका अवधारणा है, तो AI ओपेरिन एंड JVS हेल्डेन का है, याद करना है ये। अगला सवाल है अफीम किससे प्राप्त होता है। आपको पता है अफीम ओपियम, अफीम किससे प्राप्त होता है, तो अफीम के पौधा ओपियम प्लांट्स का बोटेनिकल नेम है पैपेवर सोमेनिफेरम। इसी से क्या किया जाता है, इसके लैटेक्स से क्या किया जाता है, ये अफीम प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग का है Cry1AB, Cry1AB कंट्रोल्स। चलिए तो Cry1AB जो है एक प्रकार का क्राइजीन है। Cry1AB क्या है, एक प्रकार का क्राइजीन है, और इससे जो कोड होता है और ये जो टॉक्सिन जो कोड करता है, ये जो विषैला पदार्थ का कोडिंग करता है, वो क्या करता है, कॉर्न बोरर, कॉर्न छेदक नाम कीट को क्या करता है, ये मारता है। तो याद रखना है Cry1AB एक प्रकार का क्राइजीन है। और क्राइजीन क्या करता है, क्राई प्रोटीन बनाता है, कोड करता है। और क्राई प्रोटीन क्या होता है, विषैला होता है, टॉक्सिक होता है। तो किसके लिए, क्राइजीन तो कई प्रकार का ना है, तो क्राइजीन अगर हमारा फर्स्ट AB है तो वो किसके लिए होगा, कॉर्न बोरर के लिए होगा। चलिए अगला सवाल है हम लोग का, अगला सवाल RNAi का प्रयोग रोगाणु को नियंत्रण करने हेतु किस पौधों में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तंबाकू में, टोबैको में। कारण कि हम लोग को पता है कि टोबैको प्लांट में क्या होता है, एक नेमाटोड है, नेमाटोड्स है इग्नोसिया। वो क्या करता है, इसके जड़ को इफेक्ट करता है, जड़ को संक्रमित करता है, जिससे इसका उपज क्या होता है, मेलोवाइडनी जो माने एक नेमाटोड है, वो इसके जड़ को इन्फेक्ट करता है। तो हम लोग RNA इंटरफ्रेंस टेक्निक के द्वारा उसको क्या कर देते हैं, उसको डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं, और हम उस बीमारी को होने से क्या करते हैं, उस नेमाटोड को जो है क्षति करने से रोक लेते हैं। तो ये जो RNA इंटरफ्रेंस, RNAi जो टेक्निक है, वो तंबाकू में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए अगला सवाल है हम लोग का कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। आपको याद रखना होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची कहते हैं, क्योंकि ये DNA को क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को एक निश्चित स्थान से क्या करता है, काटने का काम करता है। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची कहते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग का है अगला सवाल हम लोग का है एम्पिसिलिन R जो जीन है किसके प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है, तो आपको एंटीबायोटिक जो है, हम लोग एक आर्टिफिशियल जो प्लाज्मिड वेक्टर तैयार किए थे PBR 322, उसी में ये सब रीजन है। एम्पिसिलिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन सब के लिए जो है रेजिस्टेंस तैयार करते हैं एंटीबायोटिक के लिए। तो यह एम्पिसिलिन दिया है तो क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट के लिए जो है तैयार किया जाता है। अगला सवाल है, चलिए बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं, इंडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इन होस्ट सेल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन गन
माइक्रोपिपेट, मतलब क्या हो जाएगा इसमें, दोनों हो जाएगा। जीन गन के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालते हैं। तो डालने के लिए क्या है, कई विधि हैं, जिसमें से एक जीन गन या बायोलिस्टिक है, और माइक्रो पिपेट या माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो पिपेट या माइक्रो इंजेक्शन। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन टू प्रोड्यूस डिजायर। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो क्या निर्माण करेगा बायोरिएक्टर? तो कोई प्रोडक्ट जो है तैयार करता है, उत्पादक। चलिए, ट्रांसजेनिक मूस का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक माइस में भी यूज द टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन की सुरक्षा के जांच के लिए जो है, सेफ्टी ऑफ वैक्सीन के यूज में जो है ट्रांसजेनिक माउस का यूज किया जाता है। अगला सवाल है कि कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मतलब अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज। एलाइजा जो है, क्या है, एलाइजा टेस्ट जो है क्या है, वो अर्ली जो है किसी बीमारी को बड़ी जल्दी से हम लोग को पता लगाना पड़ता है। हम लोग में क्या है, एक मोलिकुलर डायग्नोसिस जब हम लोग करते हैं, तो मोलिकुलर डायग्नोसिस में एक एलाइजा टेक्निक है। इस टेक्निक से हम किसी भी बीमारी को बड़ी आसानी से जल्दी से क्या कर सकते हैं, और सही जांच कर सकते हैं। तो जल्दी और सही जांच करने के लिए कौन सा जांच किया जाता है? एलाइजा। चलिए अगला सवाल हम लोग का है, ताइचुंग। ताइचुंग इसमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग इज ए वेराइटी ऑफ, तो राइस का जो है, धान का वेराइटी है। ये ताइवान में जो है इसको जो है बनाया गया था। ताइचुंग जो है ये सेमी ड्वार्फ वेराइटी है धान का, ताइवान में बना हुआ था, तो एक इसका नाम ताइचुंग पड़ा। तो ताइचुंग जो है धान राइस का क्या है, प्रजाति है। अगला सवाल है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित सवाल, नोस्टक और एनाबेना नाम का जो है, नोस्टक और एनाबेना नाम का साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित बैक्टीरिया का उपयोग हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए करते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग का है, विवरी का संबंध किससे है? यहाँ विवरी का, ब्रीवरी का मतलब हो गया पेय पदार्थ। पेय पदार्थ तैयार करने में, पेय पदार्थ का यहाँ मतलब वाइन से भी हो सकता है, शराब से भी हो सकता है, या अन्य कोई पेय पदार्थ बनाया जा सकता है। तो ब्रीवरी के लिए, पेय पदार्थ तैयार करने के लिए हम लोग एक ईस्ट यूज करते हैं, जिसको सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई, क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई नाम का ईस्ट है, जिसका यूज हम लोग ब्रीवरी के लिए यूज करते हैं। इसीलिए ये जो सैक्रोमाइसिस है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रीवरीज ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं? या इसी को हम लोग बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर ईस्ट। कारण कि इसी का यूज हम लोग पावरोटी भी तैयार करने में, ब्रेड भी तैयार करने में, तो बेकरी में यूज करते हैं या ब्रीवरी में यूज करते हैं इसी ईस्ट का। सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई नाम के जो ईस्ट है, उसका उपयोग हम लोग ब्रीवरी और बेकरी, पावरोटी बनाने और पेय पदार्थ बनाने दोनों में यूज किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग का है कि पीसीकल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो पीसीकल्चर मत्स्य पालन में मैंने मछली का पालन किया जाता है, लेकिन चॉइस हम लोग दिया है जलीय पौधा से, जलीय जंतु से,
रेशम कीट से, लाह कीट से। तो एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? जलीय जंतु। मछली क्या है? जलीय जंतु है। यहाँ मछली न देकर उसी को भुलाने के लिए क्या कर दिया? जलीय जंतु दे दिया। तो ठीक है, वही बात है। चलिए अगला जो है सवाल है जल धारण क्षमता में किसका गुण है? तो क्या है? सॉइल का जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल में होता है कि सॉइल के अंदर जो है कितना पानी की मात्रा जो है रुक रहा है। कारण कि जब वर्षा का जल जब माने मिट्टी के अंदर जाता है ना, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो है जल वाटर टेबल तक चल जाते हैं, कुछ कण के बीच में रह जाते हैं कैपिलरी वाटर, कुछ सॉइल पार्टिकल्स के अंदर चले जाते हैं। तो अलग अलग मिट्टी के प्रकार है और सब में जो है जल धारण की क्षमता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे बलुई मिट्टी है तो उसमें कम होगा, दोमट मिट्टी में क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस तरह से अलग अलग टाइप का जो है सॉइल है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? अलग अलग है, जल धारण की क्षमता अलग अलग है। तो यही सवाल को पूछ दिया है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है किसकी गुण है? तो सॉइल का हो जाएगा, मृदा का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग का है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द लिमिटेड टाइम पीरियड इन प्लेस फॉर ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज कॉल्ड मोर्टालिटी। मोर्टालिटी। अगर इसी के बदला में यहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ दे दे तो क्या हो जाता? नेटलिटी हो जाता। याद रखिएगा, अगर मोर्टिलिटी दिया है मतलब डेथ दिया है तो मोर्टिलिटी, और बर्थ दिया है तो नेटलिटी। चलिए अगला सवाल हम लोग का है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज प्रेजेंटेड इन विच एरिया। तो जहाँ इक्विलिब्रियम जो है संतुलित क्षेत्र में क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब होता है कि जब किसी जगह पर इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो क्या होता है? एक इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक लास्ट स्टेज आता है क्लाइमेक्स स्टेज, और क्लाइमेक्स स्टेज जो है हमेशा इक्विलिब्रियम संतुलित क्षेत्र में होता है। तो इतना सवाल जो है 2019 में पूछा गया। तो आप लोग इसका जो है इस वीडियो के माध्यम से 2019 का जो प्रीवियस ईयर का जो सवाल है 2019 का, उसका अभ्यास करिएगा। इसी तरह से हम लोग जो है क्या करेंगे, और अगले वीडियो में जो है और साल के जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसी डिस्क्रिप्शन के साथ क्या करेंगे, हम लोग तैयार करेंगे। डिस्क्रिप्शन से फ़ायदा क्या हो जाता है? अगर सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर तो ABCD तो आप चेक ही लीजिएगा आप लेकिन कुछ क्या हम लोग देखे हैं क्वेश्चन बनाते के क्रम में कि उसी से रिलेटेड थोड़ा सा उसी चीज़ को अदल बदल दिया है, तो हम लोग का चॉइस बदल गया है। इसीलिए हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसा करते हैं। अगर इसको ध्यान से पढ़िएगा, समय दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर कोई बच्चा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देंगे, तो फिर अगला वीडियो उनको जो है शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया परीक्षा तैयारी करिए। चलिए।